के शो में सनतों के लिए एक और मराठी पैकेज की बाज़गश्त। एक साल में मजीद 1.25 करोड़ पाकिस्तानी गरीब हो गए। आलमी बैंक की परेशान कुन रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ। नाज़रीन, हमने ये देखा है कि बहुत से मराठी पैकेजेस, एमनेस्टी स्कीम्स और मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में बहुत से फ़वाइद मुख्तलिफ सनतों को ख़ास तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर को पहुँचाए गए। पाकिस्तान की तारीख अगर उठा के देखें तो आप उसमें EFS, EFF, LTFOE, LTFF, इसके अलावा ज़ीरो विड्रॉल और ज़ीरो रेटिंग, उसके अलावा ड्यूटी ड्रॉबैक्स, उसके अलावा सेल्स टैक्स रजीम के अंदर बेनिफिट्स, और फिर सब में बड़ी बात एनर्जी सब्सिडीज़। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की सनत रही है ये मुसलसल हुकूमती इमारात से मुस्तफ़ीद होती रही है। यानी सब्सिडीज से लेकर सब्सिडी जो फाइनेंस होता है उससे लेकर एनर्जी सब्सिडीज तक इनको मुख्तलिफ टैक्सेशन की सूरत में कंसेशंस मिलते रहे। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मरात याफ्ता अगर ये इंडस्ट्री रही है जो एक्सपोर्ट्स में सब में ज़्यादा हजम रखती है तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस सूरत हाल में हमने ये देखा है कि एक बार फिर से एक बाज़गश्त है, एक बातचीत हो रही है कि एक मराठी पैकेज जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को दें। और ये क्योंकि मैं टेक्सटाइल का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि गौहर एजाज साहब जो कि पैटर्न चीफ एप्टेमा के रह चुके हैं, ही इज़ अ नोन लॉबियस्ट फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। वो खुद मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं और उनके साथ जो SIFC में मीटिंग हुई है कुछ दिन कबल, वहाँ पर भी एक प्लान प्रपोज किया गया है। कैबिनेट मीटिंग में प्लान प्रपोज किया गया है टू रिवाइव द इंडस्ट्री, और उसके लिए कहा जा रहा है कि 20% तक एनर्जी सब्सिडी, और इसके बाद एक बार फिर बाज़गश्त है कि एक मराठी सब्सिडाइज्ड लोन पैकेज अनाउंस किया जाए। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े और इससे पहले कि हम एक और जो बहैसियत रियासत एक मराठी पैकेज अपनी सनत के लिए हम इंट्रोड्यूस कराएं, तो मैं चाहता था कि आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं तमाम जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके सामने कुछ नंबर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स रख सकूं, ताकि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि आखिरकार जो भी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स प्रपोज कर रहे हैं या जो भी प्रपोज कर रहा है, तो उस पॉलिसी डिसीजन से पहले हमें ये पता हो कि टेक्सटाइल सेक्टर को स्पेसिफिकली जो मराद इससे पहले हिस्टोरिकली दी गई उसका नतीजा क्या निकला है और उससे कितना पाकिस्तान ने डॉलर इनकम कमाया है थ्रू एक्सपोर्ट्स, और क्या वो जो डॉलर इनकम कमाई गई है, इवन अ $1 अर्न, वाज इट इवन वर्थ इट, जो उसके ऊपर एक्सपेंसेस हमने इनकर किए हैं। इस सवाल के साथ प्रोग्राम में आपके सामने आज हाजिर हूं मैं, और इसी नहीं क्योंकि मैं इस सवाल के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि हमने जो टेक्सटाइल सेक्टर को मुख्तलिफ कर्जा जात दिए हैं, जो सस्ते कर्जे दिए हैं, आप इससे अंदाज़ा लगाएं अगर 22, 23, 24% इंटरेस्ट चल रहा है, इस वक्त भी उनका इंटरेस्ट हमसे बहुत कम है, 3%, 2%। साहब का दौर हुकूमत में तो मुफ्त में भी कर्जे रीफाइनेंस के नाम पर, EFF के नाम के ऊपर इनको दिए गए कोविड के दौर में, और उसके बाद भी रिजल्ट क्या रहे ये आपके सामने रखूंगा। मैंने जैसा कहा कि आज मकसद ये है कि जो पॉलिसी साज हैं उनको पता चले कि हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर जो एक्सपोर्ट्स इकट्ठे करता है, उसकी कॉस्ट क्या होती है, कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। और आज हम फिर से अगर कोई ऐसी पॉलिसी अनाउंस करने जा रहे हैं कि कुछ देर कबल ये भी खबर आई है कि मराठी लोन पैकेज हो, तो उनको पता हो कि आखिरकार हमने इससे कबल जो लोन्स दिए थे उसका नतीजा क्या निकला है। इसलिए मैं आपके सामने आज का प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं। मैं आपको बताऊं कि अगर हम बहुत ही सिस्टमैटिकली नंबर्स आपके सामने रखें, और ये पीरियड है मार्च 21 का, ये मैं आपको कोविड के दिनों की बात ही बताता हूँ, जब आपका जो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम साबका दौर हुकूमत में आई थी, और इस दौरान ये जो पीक हुआ था स्कीम का, अराउंड $2.4 बिलियन एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के कर्जाजात जारी किए गए थे। और अगर देखा जाए इस अरसे के दौरान, यानी खास तौर पे जून 2019 से जून 2021, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि आज पॉलिसी साजों को ये पता चले कि अगर हम उनको कर्जाजात देते हैं मुफ्त में या सस्ते कर्जे 2%, 3% पे जो दिए गए, उसके रिटर्न में हमें एक्सपोर्ट्स कितने मिलते हैं। तो जून 2019 से जून 2021 के दौरान अगर हम PBS का डेटा उठा के देखें, एक्सपोर्ट्स का डेटा उठा के देखें, और फिर स्टेट बैंक के डेटा से एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम जो थी इसके नंबर्स उठा के देखें, तो हमें अंदाजा होगा कि अराउंड जून 19 से जून 21 के दौरान अगर हमारा जो EFS स्कीम थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कर्जे इशू कर रहा था, उनकी तादाद $1.5 अरब से बढ़कर $2.5 अरब हुई। यानी जून 2019 से 2021 के दौरान इन कर्जों में $1 अरब का इजाफा हुआ।
और ये आप जहन में रखें कि ये जो कर्जे थे ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए थे और हर 6 माह बाद रोल ओवर होते थे। यानी इनका जो एनुअल अगर 6 महीने बाद ये कर्जा रोल ओवर हो जाता था तो ये $1 बिलियन का इजाफा हुआ इन 2 ईयर्स। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हम पाकिस्तान के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की फिगर देखें तो हमने ये देखा कि अगर हमने उनको एडिशनल $1 बिलियन रोल ओवर करके 6-6 महीने में दिया, दैट अगर हम एक ही कर्जे को 2 बार रोल ओवर कर दें और उसके बावजूद जो हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ दैट वाज अराउंड $2 बिलियन। तो आप ये कह सकते हैं कि हमने $2 अरब के अगर कर्जे दिए तो उसके एवज हमें $2 बिलियन का इस्पत आपको एक्सपोर्ट्स मिल गए। तो एवरी डॉलर स्पेंट वी अर्न अराउंड $1 और इसमें अगर हम देखा जाए तो नथिंग वाज इंक्रीमेंटल। अब इसमें भी अगर आपको ये बताता चलूं, जो मजे की बात, इंटरेस्टिंग बात है कि हमने जो इजाफा किया $2 बिलियन का एक्सपोर्ट्स में, ये इजाफा कैसे हुआ इसका भी ब्रेकअप आज हमने प्रोग्राम में हासिल किया। यानी हमने जो एक्सपोर्ट डेटा है उस दौरान, उस अरसे का, खासतौर पे जब ये इजाफा हो रहा था जुलाई टू अक्टूबर, इन 4 महीनों का हासिल किया और उसमें हमने जो एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी है उसमें जाने की कोशिश की कि वो कितनी थी। यानी प्राइस ग्रोथ हुई या वॉल्यूम ग्रोथ हुई, एक्सपोर्ट्स किस वजह से बढ़े, ये भी हम आपके सामने ब्रेकअप रखते हैं। हमने देखा कि उन 4 माह के दौरान जो मुख्तलिफ कैटेगरीज थी एक्सपोर्ट की, यान, क्लोथ, निटवेयर, बेडवेयर, टावल्स, RMG, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं टेक्सटाइल की और उनकी क्वांटिटी एक्सपोर्ट जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इनमें कितना इजाफा हुआ 4 माह के दौरान। यानी एक तरफ स्टेट बैंक की तरफ से मुफ्त में कर्जे मिल रहे थे इनको, लेकिन क्वांटिटी एक्सपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो सिवाय बेडवेयर के देयर वाज नो कंसिस्टेंट ग्रोथ इन एनी सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड टेक्सटाइल। आप देखें तो आपको अक्रॉस द बोर्ड टेक्सटाइल में सिर्फ बेडवेयर के अलावा किसी भी जगह कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं मिली क्वांटिटी के हिसाब से। अगर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बताएं तो उनका इजाफा $2 बिलियन का था, वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है $2 बिलियन जो EFS उनको मिला, लेकिन क्वांटिटी वाइज कहीं भी कोई ग्रोथ नहीं थी सिवाय बेडवेयर एक्सपोर्ट्स के। और ये पीक का दौर था जिसका चर्चा साबका हुकूमत भी करती थी कि हमारे एक्सपोर्ट्स इतने बढ़ रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स यूं हो रहे हैं, उछल उछल के बताया जाता था हमें। तो आप अंदाजा लगाएं कि हमने $2 अरब के मुफ्त में कर्जे बांटे एक सेक्टर को, और उस कर्जे के एवज जो हमें वापसी में रकम मिली एक्सपोर्ट्स की सूरत में, वो जो मिली वो भी मिली ड्यू टू प्राइस इंक्रीज। हमें वॉल्यूम ग्रोथ जो है इस वक्त उसमें कोई सेक्टर में नजर नहीं आई। और मैं आपको ये बड़ी अहम बात बताता चलूं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है ताज़ा, उसमें बताया गया कि पाकिस्तान का जो मरात याफ्ता तबका, गुर्बत का जिक्र खास तौर पे किया गया कि 35% से भी बढ़ चुकी है पावर्टी लाइन। तो ये जो अशराफिया है और जो खास तबका होता है इन्फ्लुएंशियल्स का, एक ब्रेकअप और भी आया। उसके मुताबिक अगर पाकिस्तान में 15,000 एक्सपोर्टिंग यूनिट्स हैं और सिर्फ 10,000 टेक्सटाइल या अपैरल मैन्युफैक्चरर्स या एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ 850 को ये स्कीम का से मुस्तफीद होने का मौका मिला था। यानी सिर्फ 850 ऐसे मैन्युफैक्चरर्स थे टेक्सटाइल के अंदर जिनका ताल्लुक एक खास लॉबी या एक एप्टमा या इन्फ्लुएंशियल से था, जिनको एक कर्जा मिला था। इसका मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब ये पॉलिसी बना रहा था तो उस वक्त तो उसका मकसद था कि गुर्बत खत्म होगी, नौकरियां नहीं बचेंगी लोगों की, लेकिन इससे मुस्तफीद से 850 हाईली इन्फ्लुएंशियल टेक्सटाइल लॉबिस्ट हुए। तो जो पॉलिसी साज हैं वो जहन में रखें कि इनको अगर आप 2% या मुफ्त में भी कर्जे देते हैं तो एक्सपोर्ट्स में कोई फायदा नहीं होता, और ये कर्जा जात एक मखसूस तबके तक जाते हैं। ये ओवरऑल पूरी 15,000 जो आपकी इंडस्ट्री है उस तक नहीं पहुंचे, सिर्फ 850 लोगों तक पहुंचे। और यही बात हमने देखा कि तकरीबन इनके साथ एनर्जी सब्सिडी में हुई। अगर एनर्जी सब्सिडी का मैं आपके सामने एक चार्ट रखता चलूं, एक ब्रेकअप रखता चलूं, तो हमने देखा कि जो स्पेसिफिकली जिस पीरियड का मैंने आज रिसर्च की और उनके एक्सपोर्ट्स का और कॉरस्पॉन्डिंगली जो सब्सिडीज उनको मिली उसका अंदाजा लगा, क्योंकि ये फिर चर्चा किया जा रहा है कि हमें सनतों को और खासतौर पर टेक्सटाइल को रियायती बिजली चाहिए। और आपको ये बताता चलूं कि IMF की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी रिसेंट रिपोर्ट पर, और IMF ने सख्ती से कहा है कि किसी सेक्टर को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। तो हमारा IMF प्रोग्राम जेपरडाइज हो सकता है अगर हम इस पर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। अब इस सूरत हाल को जहन में रखते हुए आप ये देखें कि माली साल 2019 से 2022 के दौरान हमने टेक्सटाइल सेक्टर को क्रॉस सब्सिडी या सब्सिडाइज बिजली के नाम पर तकरीबन 260 अरब रुपए दिए। यानी इस IMF प्रोग्राम से पहले 4 साल में 260 बिलियन रुपीस दिए। उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे एक्सपोर्ट्स में रुपी टर्म्स में कितना इजाफा हुआ? वो इजाफा हुआ 1.8 ट्रिलियन का, यानी 1800 अरब रुपए का। और यानी 260 अरब की सब्सिडी दी गई, 1800 अरब का इजाफा हुआ रुपी टर्म्स में, PBS के डेटा के मुताबिक आप जो उस पर देख रहे हैं आपके एक्सपोर्ट्स में। लेकिन इस इजाफे में 60% जो इंपैक्ट था दैट वाज ड्यू टू प्राइस।
जो प्राइस इंक्रीज हुई थी। और अगर इस इंपैक्ट को हटा दें तो एक्सपोर्ट्स में इजाफा 720 अरब रुपए का था। और इस 720 अरब में भी अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान की डिमांड, जो ओवरऑल ग्लोबल डिमांड इंक्रीज हुई थी, वो कितनी थी और जो एक्सचेंज रेट का इंपैक्ट था वो कितना था, तो देखा जाए तो शायद जो इजाफा अगर 1/5 भी देखा जाए तो दैट कम्स टू अराउंड 144 बिलियन रुपीस। तो अगर आपने 260 अरब रुपए इनको मुफ्त बिजली में दिए तो उसके एवज आपको जो रिटर्न मिला वो 144 बिलियन रुपीस का, वो भी बहुत हाई अजम्पशन अगर आप करें, बहुत ही जेनरस दिल के साथ करें तो आपको 144 बिलियन रुपीस का आपको रिटर्न मिला। इसका मतलब आपने 1 रुपया खर्च किया तो आपको 55 पैसे वापस मिले। अब अगर रियासत के पास इतना पैसा है कि वो बांटना चाहती है, फेंकना चाहती है या उठा के, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो पॉलिसी साज हैं वो देखें कि हमने जो कर्जे दिए, जो हमने बिजली दी मुफ्त में इस सेक्टर को, टेक्सटाइल को, वो उसके बदले हमें मिला क्या, रियासत को क्या मिला, कौम को क्या मिला। SIFC बन चुका है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गौहर एजाज साहब इस तरह के जो उनके कैबिनेट में भी उन्होंने आइडियाज दिए हैं और कहा जा रहा है कि ज़ेर गौर है। तो दिस इज द राइट टाइम कि इस वक्त हम इस वक्त सोच लें कि पॉलिसी साज को क्या फैसला करना चाहिए। आफ्टर दिस ब्रेक इस बात पर गुफ्तगू करते हैं किस्सों के लिए एक और मराठी पैकेज की बाज़गश्त, क्या ऐसा कोई पैकेज आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आपके सामने नंबर्स रखे, 260 अरब की अगर 4 साल में एनर्जी सब्सिडी दी गई, उसके एवज जो एक्सपोर्ट्स जनरेट हुए वो 144 अरब के थे, यानी 1 रुपया लगाया तो 50 पैसे आपको वापस मिले। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी रियासत फैसला करने से पहले ये नंबर देख ले। दूसरा नंबर ये है कि आपने अगर रीफाइनेंस और EFS या जो भी कर्जाजात दिए उसके बदले भी जो आपको रिटर्न मिला, अगर उसमें प्राइस का इम्पैक्ट हटा दें, उसमें डिमांड का इम्पैक्ट हटा दें, तो वो भी आपके नेगेटिव रिटर्न्स रहे। और ये सारा पैसा गया किधर, ये आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो ये रियल एस्टेट में गया, प्राइवेट जेट्स खरीदे गए, ये टेक्सटाइल बैरोन्स जो है और बड़े बड़े जो नाम हैं इन्होंने जेट्स खरीदे हैं, रियल एस्टेट अपनी बनाई है, रियल एस्टेट में पैसा मल्टीप्लाई हुआ ये सारा, और रियल एस्टेट से ये पैसा आगे ब्लैक इकोनॉमी में गया है। तो ये पॉलिसी साज सोच लें एक बार, ये दोबारा ऐसा कुछ करने से कबल। अहमद चुनाई साहब मौजूद हैं, खुद आप एक भी हैं और तज़े निगार के तौर पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर बहुत शुक्रिया। ज़फ़र पराचा साहब हमें एक्सचेंज कंपनी से ज्वाइन कर रहे हैं, जो प्रोसीड्स रुकती हैं एक्सपोर्ट की उस पर आपसे हम बात करेंगे खास तौर पे इस हवाले से भी। महमूद मौलवी साहब इस्तेहकाम पार्टी के सीनियर रहनुमा, और हमारे साथ हारून शरीफ साहब भी कुछ देर में साथ होंगे। मेहमान हज़रात का शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने ज्वाइन किया। महमूद मौलवी साहब आपसे पहले स्टार्ट करते हुए, क्या ऐसी कोई पॉलिसी आनी चाहिए, रियासत को फिर दोबारा उसी विशिष्ट साइकिल में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? महमूद मौलवी साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? नहीं जी, मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर। जी पॉलिसीज आनी चाहिए, मगर ऐसी पॉलिसीज नहीं आनी चाहिए जो कि खास तबके को फायदा पहुंचे। आम आदमी, आम बिजनेसमैन, देखिए बदकिस्मती ये है कि हमेशा जो है ये लोन्स भी सिर्फ वो बड़े लोगों को दी जाती है, एक जो छोटा सरमायाकार है या SME वाले उनको नहीं मिल रहा है, बेनिफिट्स भी बड़े लोगों को मिल रहा है। तो जब तक ये जो है कल्चर हमारे यहाँ रहेगा तो हम तरक्की कैसे करेंगे? ये कहना कि देखें जी सबको मिल रहा है, हकीकत ये है कि सबको नहीं मिल रहा है। अभी आप ही ने कहा कि मेरे ख्याल से 800 लोगों को मिला है 8000 में से, तो आप ये देखें 15,000 850 को जी। अब वही दो, आप उसमें परसेंटेज वाइज देखें कि किसको क्या मिल रहा है। 6.3%, 6%। तो फिर आप ये मुझे बताया ना, देखें इंटरेस्ट रेट मैं बिल्कुल कहूंगा बहुत हाई है। नई इंडस्ट्री इस रेट के ऊपर 22 और 24% पे कोई भी नहीं लगाएगा, इसमें कोई दो राय मेरे ख्याल से किसी का भी नहीं होगा। हाँ, जहां तक रनिंग फाइनेंस है, आप ये कैसे हो सकता है कि आप एक जो है तबके को आप सब्सिडी दे दें, दूसरों को ना दें? और IMF ने तो वैसे ही क्लियर किया हुआ है कि देखिए जी सब्सिडी किसी को नहीं मिलना चाहिए। हमेशा ये बहुत सारे जो आप कह रहे हैं ये खाली टेक्सटाइल के देखें नहीं है, और भी ग्रुप से जिनको जो है ख़ास मवाद दिया जाता है। मैं आपको कहूँ कि देखें अब जैसे चावल एक्सपोर्ट होता है, 2.3 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ, कोई एक सब्सिडी नहीं, कोई ना बिजली पे कोई चीज़ नहीं है।
और इस साल आने वाले साल में हम 3.4 से लेके 4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करेंगे, जो कि मेरा कहना है मिनिमम 50% जो है रेवेन्यू में इंक्रीज होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि डॉलर जो है, देखिए ना, हमारे रुपया डिवैल्यू हुआ है, और जब डिवैल्यू हुआ है इस वक्त एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हुआ है, चावल की यील्ड अच्छी आ रही है, तो उस हिसाब से चावल जाएगा। तो मेरा कहना है कि टेक्सटाइल वालों को भी ये देखना है कि हम क्या चीज़ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर हम कहें कि जी टेक्सटाइल वालों को दिया जाए क्योंकि वही एक काम करें, देखिए रोजगार तो सब फराहम कर रहे हैं। ये नहीं काम कर रहे हैं ना महमूद साहब, ये हम यही तो हमने देखा, ये मिथ बनाती है हमने। अगर उनको एनर्जी सब्सिडी दी है तो उसके एवज जो रिटर्न मिले हैं वो भी सब्सटैंशियल नहीं है बल्कि नेगेटिव हैं। अगर हम उनको कर्जे दे रहे हैं मुफ्त में तो वो भी एक खास तबके तक जाते हैं और वो कर्जा बैंक को वापस भी नहीं करते, वो रोल ओवर होता रहता है और उसके वो पैसा रियल एस्टेट में जाता है, उनके प्राइवेट जेट्स आते हैं। डॉक्यूमेंट्स हैं कि एक टेक्सटाइल के शख्सियत ने जहाज खरीदे इस पर रीफाइनेंस के पैसों से जो 1 या 2% मिला था। तो सर ये किस तरह से हम चला सकते हैं इस तरह मुल्क को? देखिए ये जो आप कह रहे हैं ना, एक नहीं खरीदे, बहुत सारे खरीदे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे रखा है, कुछ लोगों ने कहीं और पार्क किया हुआ है। बैंक के सस्ते कर्जे के पैसे से जहाज खरीदे हैं सर, ये हुआ है। हाँ, तो बैंक के सस्ते पैसों से मैं आपको कहूँ जमीनें खरीदी गई हैं, और उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोगों, ये कोई एक कुछ तबके की बात नहीं कर रहा हूँ, मेजॉरिटी ने देखें जब 3% पे आप देंगे कर्जे तो लोगों ने तो बैंक में रख के उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लिया है। ये भी मैं आपको बता दूं, 3% पे लेके 11% पे रखा है, 10% पे रखा है, बाकी का स्प्रेड बीच में ले लिया। तो ऐसे भी हुआ। देखिए इसलिए पॉलिसीज ये होनी चाहिए जो कि मुल्क के मफाद में हो और इंडस्ट्री के मफाद में हो। सिर्फ और सिर्फ हम इंडस्ट्री को देखें और आम आदमी को नहीं देखें और मुल्क को ना देखें, ये मेरे ख्याल से ज्यादती होगी कि सिर्फ। और ये अहमद शराफ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा इस बात को, क्योंकि ये जो हमने देखा है कि लॉबिंग हो रही है मेनली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से हो रही है, जो खुद एप्टेमा के पैटर्न इन चीफ रह चुके हैं। एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत बड़ा, फिर जिस तरह हमने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल गलत हुआ, और फिर आपका खुद भी टेक्सटाइल से ताल्लुक है, इसमें ओवर इनवॉइसिंग भी हुई है क्या? ये जो हम कह रहे हैं कि जून 2019 से 2021 के दरमियान अगर एक्सपोर्ट्स $2 अरब से बढ़े तो इसमें प्राय सारे इंपैक्ट हटाकर भी क्या ये ट्रूली रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्सपोर्ट्स को, या इसमें ओवर इनवॉइसिंग हुई है? क्या हुआ है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि इस पे बड़ा शोर मचा हुआ है और एक्सपोर्ट रिफाइनेंस का या टर्फ का या LTTF का, इन सब का इस्तेमाल जो है वो एक सवालिया निशान बन गया है। देखिए कोई भी सिस्टम जब आता है तो जाहिर है 100% जो है वो लोग इस पर ईमानदारी से काम नहीं करते और कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ ज़रूर होता है, मैं इसे इनकार नहीं करता। और जहाँ तक एक्सपोर्ट बढ़ने का ताल्लुक है, $14 बिलियन से $20 बिलियन ज़रूर गई है टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये 14 बिलियन की 30 बिलियन जानी चाहिए थी। मैं सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जिस हिसाब से मशीनरी मंगवाई गई है, जिस हिसाब से मशीनरी आई है, उस हिसाब से शायद हम वो प्रोडक्शन नहीं दे सके। एक ड्रॉबैक जो आप ये भी समझ लें कि लास्ट ईयर कॉटन की प्रोडक्शन हमारी जो है वो 8 मिलियन बेल से ज़्यादा नहीं थी, बल्कि मैं 7 आज हम कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि तकरीबन 12-13 मिलियन बेल आ जाएगी। तो ये वो फिगर है कि जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है वो हमें इंकरेजमेंट देगा। जब मैंने कॉटन की पिछले साल की फिगर की बात की तो मेरा ख्याल है कि वो 6 से 7 के दरमियान था, मैं इसको करेक्ट कर लूँ, और वो आज अगर हम डबल की तरफ जा रहे हैं तो ये मैं समझता हूँ कि हमारा ज़रूरी शोबा जो है वो उसने इस पर काम किया है। जहाँ तक ऑर्गेनाइजिंग का ताल्लुक है, हर उसमें जो है फील्ड में गलत काम भी होते हैं, अच्छे काम भी होते हैं, मेजॉरिटी अच्छे काम होते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर किसी को ये डाउट है तो इन एक्सपोर्टर्स का फॉरेंसिक ऑडिट भी कराना चाहिए, और जहां फॉरेंसिक ऑडिट होगा वहां पता चल जाएगा। ऐसा खर्चा है कि ओवर इनवॉइसिंग का, कि फिर तो ज्यादा पैसा लाना पड़ेगा ना अगर ओवर इनवॉइसिंग। देखिए मैं ये नहीं कहता कि खर्चा है, मैं ये कहता हूं कि अच्छे बुरे काम सारे लोग करते हैं। वो फॉरेंसिक ऑडिट जो है, आई थिंक वो इसका मसले का हल है कि फॉरेंसिक ऑडिट। आप मुतालबा कर रहे हैं फॉरेंसिक ऑडिट का? नहीं, मैं मुतालबा नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपको अपना डाउट रिमूव कराना है, किसी को अगर गवर्नमेंट को अपना डाउट रिमूव कराना है तो वो ये तरीका भी अपनाया जा सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ 14 बिलियन से 20
30 बिलियन एक्सपोर्ट चली गई, वहाँ पर जो है वो हमें इनको ये तंबीह ज़रूर करनी चाहिए कि जी एक्सपोर्ट जो है वो डबल होनी चाहिए थी, एक्सपोर्ट डबल नहीं हुई, एक्सपोर्ट डबल करने के इंतजाम किए जाएँ। और ये जो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से मुसलसल एक पुशअप जो है वो शायद कैटलिस्ट का किरदार अख्तियार कर सकता है और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। एक बात आप और भी नोट कर लें कि इस कोविड के दौर में और इसके बाद आने वाले दौर में हमारी लोकल मार्केट ने बहुत प्रॉस्पर किया है, और टेक्सटाइल्स की स्पेशली, जहां आप लॉन का बिजनेस देखते हैं, जहां फैब्रिक का बिजनेस देखते हैं, जहां आप सूटिंग का बिजनेस देखते हैं, जहां रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस देखते हैं, वो लोकल मार्केट में मैं ये समझता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि शायद 4 गुना बढ़ गया है पिछले 3 सालों में। और ये जो बड़ा है उसकी सबसे बड़ी वजह कोविड के बाद जो है वो ऑनलाइन सेल्स, और इसके बाद जाहिर है जब नई मशीनरी आई तो लोगों ने एक्सपोर्ट के बजाय लोकल सेल्स अपनी ज़्यादा की हैं। अगर आप ये फिगर्स देखेंगे लोकल सेल्स के, तो शायद अब आपको लोकल सेल्स जो हैं उसमें रेवेन्यू जनरेशन एक्सपोर्ट सेल्स से बेहतर नज़र आएगा, और वो है इसलिए कि एक्सपोर्ट सेल्स में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। यहाँ पर एक अपना, आप जब दुकानों में माल देते हैं तो एक फिक्स सेल टैक्स रजीम में चले जाते हैं, जहाँ पॉइंट ऑफ सेल्स लगे हुए हैं, और बड़े बड़े शोरूम से जो है माल बिकते हैं। कोई नया शेप आता है, कोई नया लॉन का सीज़न आता है, आप देखें कि तमाम के तमाम जो आपके बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं वो सारे के सारे भरे हुए होते हैं, वो अजीब किस्म का बलवा नज़र आता है। तो ये सब इस बात की निशानदेही है कि हाँ, लोकल सेल्स में भी बड़ी इंकरेजमेंट है, और हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था। जीडीपी हमारा बढ़ा है तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। तो अभी जैसे अभी बात हमारी हो रही है कि यहाँ तो पैसा रियल एस्टेट में भी चला गया, आपके इल्म में होगा, रियल एस्टेट में गया है, जहाज खरीदे गए हैं, तो अपना पर्सनल लैविश लाइफस्टाइल बनाया गया है। 15,000 यूनिट्स हैं, 850 को कर्जा मिला है ईएफएस का, और अगर उनको सब्सिडी भी मिली है, एनर्जी सब्सिडी, तो उसका भी कोई सब्सटैंशियल इंपैक्ट आपके एक्सपोर्ट्स में नहीं आया है। तो फिर हम डाइवर्सिफाई क्यों नहीं करते? टेक्सटाइल ही के पीछे लगे हैं। अभी भी वही मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स कह रहे हैं कि टेक्सटाइल ही को दे दें मराद उठा के। देखिए, टेक्सटाइल्स एक अहम शोबा है। आज $30 बिलियन में से अगर $20 बिलियन टेक्सटाइल्स है तो 60-65% हम टेक्सटाइल की बात करते हैं। तो जाहिर है उसकी इंकरेजमेंट की बात तो अपनी जगह पर होगी, मैं उसमें कभी भी ये नहीं कहूँगा कि उसकी इंकरेजमेंट ना करें, लेकिन साथ साथ हमें दूसरे शोबों में भी तवज्जो देनी चाहिए। IT सेक्टर हमारा प्रॉस्पर कर रहा है। राइस में महमूद मौलवी साहब ने बताया कि उसमें जो है वो काफ़ी एडवांसमेंट है। पिछले साल 2.5 बिलियन थी, तो आज वो 3-3.5-4 बिलियन की बातें कर रहे हैं। बेसिक प्रिंसिपल होता है अहमद चौरासी साहब, मैं अगर आप जफर साहब और हारून शरीफ साहब को भी शामिल करूँ, तो मैं हारून शरीफ साहब, क्या सर एक टेक्सटाइल यूनिट जो खुद चलाते हैं और खुद एप्टिमा के पैटर्न चीफ रहे, ही कैन ही बी द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, और क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? जी देखिए, पहली बात तो यह है कि बहुत कम ममालिक हैं जहां मैंने किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को एक्चुअली एक पब्लिक पॉलिसी का पोर्टफोलियो लेते देखा है, क्योंकि अव्वल इंडस्ट्रियलिस्ट के पास वक्त ही नहीं होता, उन्होंने अपना बिजनेस बनाना होता है। दूसरी चीज ये है कि एब्सोल्युटली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और उनको देयर हैज टू बी ए मैकेनिज्म टू कीप ए चेक कि वो जो पॉलिसीज बने वो किसी एक सेक्टर को या किसी एक इंडिविजुअल को या ग्रुप को फेवर ना करें। आपकी जो मैंने बात थोड़ी सी समझी है, इसमें 3-4 चीजें मैं पॉइंट आउट करता जाऊं। देखिए, इसके अंदर ये जो सस्ता कर्जा होता है या सब्सिडी होती है, इसके ये फंजेबल होती है, जो आप बात कर रहे हैं ना। फंजेबल का मतलब ये है कि आपको पैसा मिल गया तो जरूरी नहीं कि जिस पर्पस के लिए दिया गया हो वहीं लगे, तो पैसा जो है वो दायमा हो जाता है। और यहां पर रेगुलेटर का रोल आता है कि वो उसको कितना क्लोजली समझते हैं और मॉनिटर करते हैं। अगर सवालात उठाए जा रहे हैं कि पैसा सही जगह नहीं गया, या इन एफिशिएंसी को सपोर्ट करने में गया है, या एसेट्स में चला गया है, तो आई थिंक द सिंगल सोल रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट इज द रेगुलेटर, सेकंड इज द बैंक्स जिन्होंने ड्यू डिलिजेंस के बगैर ये काम किया है, जिन्होंने इंटरमीडिएशन की है। तो मेरी अर्ज ये है कि जहां जहां मैंने देखा है दुनिया में, जब कोई स्पेशल पैकेज दिया जाता है, क्योंकि पब्लिक के पैसे से दिया जाता है, तो उसकी स्क्रूटनी उतनी ही सख्त की जाती है ताकि पब्लिक का एतबार रहे उसके ऊपर। जहां तक रहा एक्सपोर्ट डिवर्सिफिकेशन का, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन हारून साहब, ये मुझे पता है कि ये जो आप रेगुलेटर की बात कह रहे हैं, ये दुरुस्त है कि ये लूपहोल्स तो नहीं है, पैसा कहीं और तो नहीं जा रहा, लेकिन उससे पहले एक पॉलिसी डिसीजन लेने से पहले ये भी तो फैसला होना चाहिए कि हम 2007 में एक रीफाइनेंस दे चुके हैं, 2020 में दे चुके हैं, उसके अलावा मुसलसल 0 रेटिंग पे रखा हुआ है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स दी हैं, मुसलसल हमने इनको एनर्जी सब्सिडीज दी हैं,
तो ये भी तो फैसला हो कि उसका रिजल्ट क्या आया इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, डिड वी अर्न एनी डॉलर्स और वर दे वर्थ इट, तो ये फैसला तो पहले होना चाहिए ना आरुष साहब। लेकिन स्टेफान, ये आप जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि यू आर हिटिंग द नेल ऑन इट्स हेड। देखिए, ये जब मैं ईसीसी में बैठता था तो मेरे पास कोई प्रपोजल आती थी, जैसे कि रमजान पैकेज में इतने पैसे देने हैं या कहाँ देने हैं, तो मैं कहता था कि जो पहले आप देते रहे हैं उसकी इवैल्यूएशन किधर है ना। सरकार इवैल्यूएशन नहीं करती है, समहाउ वो कुछ प्रेशर्स के अंदर, कुछ इलीट बार्गेन के अंदर, टाइमिंग के अंदर, पॉपुलिज्म के अंदर वो आपको एक ही चीज को, ब्यूरोक्रेसी को यूज करके आगे पास ऑन कर देती है। अब मेरा सवाल ये होगा कि देखें, एट द एंड ऑफ द डे जो इनपुट गया है आपको इसका कंपैरिजन करना पड़ता है कि ट्रेड ऑफ क्या है। अगर इसकी जगह ये कहीं और लगा दिया जाता तो क्या हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता? ये एक पॉलिसी मेकर का सवाल है जो उसको अपने आप से करना है। लेकिन इसके लिए इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन की जरूरत है और अभी भी वक्त नहीं गया कि आप अपने 2-3 लीड सेक्टर्स की पिछले 10 बरस की इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करें। आप पाइट से करवा लें, किसी से करवा लें, फिर उस एविडेंस की बेस पे फ्यूचर की डायरेक्शन तय करें, जिसको हम फाइनेंशियल रिप्रेशन कहते हैं, कि आपने किन सेक्टर को पैसा डाइवर्ट करना है जहां पर आपका रिटर्न सबसे अच्छा है। लेकिन ना टैक्स पेयर बेचारे को तो रिटर्न नहीं मिल पा रहा, बिकॉज उसकी ना वेलफेयर पे लग रहा है, ना हेल्थ पे लग रहा है, ना एजुकेशन पे लग रहा है। सो वी नीड टू नाउ स्टार्ट लुकिंग ऑन दोज टर्म्स। लेकिन ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि ये विम्स पे किया जाता है, मॉरल हैजर्ड्स इन्वॉल्व है और इनकॉम्पिटेंस भी इन्वॉल्व है, और ये अब हमारे पास इन चीजों को इसी तरह चलाने से अब मजीद गुंजाइश मेरे हिसाब से तो बहुत देर की खत्म हो चुकी है। प्राजा साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये मुझे बताएं कि जो हम रोते रहे और हम कहते रहे कि एक्सचेंज मार्केट पे फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, इसमें कितनी वजह ये भी थी कि एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रोकी गई? हमने जब एक्सपोर्टर से पूछा तो उन्होंने कहा हमारे पास पॉलिसी इंपेरेटिव है, हमारे पास ये है, लीगली जस्टिफिकेशन है कि हम रोक सकते हैं। लेकिन कितना नुकसान इसका होता है? हमें ये बताया गया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं जो रुके हुए हैं पाकिस्तान के, और इस वजह से भी इंटरबैंक मार्केट में मुसलसल प्रेशर्स रहे थे। प्राजा साहब जी, जफर प्राजा साहब जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए, बात यह है जी कि ये जो पॉलिसीज़ में जो लूप होल है ये जानबूझ कर रखे जाते हैं, और मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में कहता हूं कि जो पॉलिसीज़ में जो कन्फ्लिक्ट है उसी वजह से ही आपने ये रास्ते छोड़े हुए हैं जिससे लोग मैनिपुलेट करते हैं और स्पेकुलेट करते हैं। जैसे हम रेमिटेंस लाते हैं तकरीबन $30 बिलियन की, हम जो रेमिटेंस लाते हैं हमको मैंडेटरी है कि जिस दिन हमारे बैंक में रेमिटेंस आए उसी दिन हमको इंटरबैंक में सेल करना है। तो ये पाबंदी एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी होनी चाहिए, नंबर 1, और ताकि वो मैनिपुलेशन ना कर सकें, होल्ड ना कर सकें, होल्ड ना कर सकें, और बैंकों के साथ मिल के उनको पता होता है कि कब कौन सी एलसी की डिमांड आनी है, कब क्या आना है, तो वो इसको मैनिपुलेट करते हैं। तो ये मैंडेटरी होना चाहिए, जैसे ही रेमिटेंस आई विद इन स्टिपुलेटेड टाइम उनको उसको इनकैश कराना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी बात, ये हमने बात की सब्सिडीज़ की। देखिए, मैं इस बात का कायल हूँ कि तमाम सब्सिडीज़ ख़त्म करनी चाहिए। एक्सपोर्ट प्रोसीड जिसकी आए उसको आप उस दिन के हिसाब से उतना परसेंटेज का रिबेट दे दें। अच्छा, जिस सेक्टर को देना है 10%, 15%, 20% मिले कि वो उसको, ताकि एग्जैक्ट आदमी को जिसकी एक्सपोर्ट आ रही है उसको वो हम दे सकें। और जैसा कि हम बात करते हैं सब्सिडाइज बिजली की, गैस की या जो लोन्स की, उसका मिसयूज बंद हो जाएगा और जो एग्जैक्ट जो हकदार है उसको उसका हक मिलेगा। अभी एक्सपोर्टर्स ने प्रोसीड अपने किए इन कैश इस रेट के ऊपर, या अभी भी रुके हुए हैं? जी, कुछ कराए उन्होंने, कुछ कराए क्योंकि 15-18 रुपए का इंटरबैंक में फ़र्क आया है, ठीक है। और उनको मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर है कि भाई आप प्रोसीड्स ना रोकें, कि मुल्क की इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। देखिए, कुछ ममालिक में ऐसा है कि जो एक्सपोर्ट आप करते हैं ना और जो आपकी रेमिटेंस आती है उसके सामने आपको उसकी कुछ परसेंटेज डिस्काउंट मिलता है, तो वो आपको करना पड़ेगा। और जैसे हमने टेक्सटाइल की बात की कि उसकी 18 बिलियन 20 बिलियन है, तो सबसे ज़्यादा मरात याफ्ता सेक्टर होने के बावजूद वो इतने पे खड़े हैं। अगर जैसे महमूद मौलवी साहब ने फरमाया
कि अगर आप चावल वालों को दे दें इतनी तो वो भी 3 से उठा के इसको 10 पे ले आएंगे। सर आप इंडिया में देखें सॉफ्टवेयर मार्केट पूरी कितनी स्टैब्लिश हो चुकी है, उसके एक्सपोर्ट्स का हजम कहाँ पहुंच चुका है, तो इसको कहीं भी डाइवर्ट कर सकती है स्टेट, जरूरी नहीं टेक्सटाइल को दे, लेकिन यहाँ पे लॉबिंग ही टेक्सटाइल की हो रही है। जी एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जबकि आपका जो ओवरसी पाकिस्तानी है वो आपके तमाम एक्सपोर्ट से बड़ा साइज है, 30 बिलियन 32 बिलियन डॉलर विदाउट एनी इंसेंटिव और विदाउट एनी रिबेट और एक्सचेंज कंपनीज। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक्सचेंज कंपनीज और ओवरसी पाकिस्तानी को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा दें, ज्यादा ना दें, 5% दे दें आप रेमिटेंस आने पे। फिर आप देखिए अगर ये 3 साल में डबल ना हो जाए तो फिर आप मुझको पूछिएगा। फिर जैसे हमारे अहमद चुनाई साहब ने फरमाया कि हमारी लोकल मार्केट बड़ी हो गई है, हमको एक्सपोर्ट के साथ साथ लोकल मार्केट पे तवज्जो देनी है। हम दुनिया की 5वीं बड़ी मार्केट हैं, ठीक है जनाब। अगर हम लोकल मार्केट पे तवज्जो देंगे तो हमारी इंपोर्ट बहुत कम हो जाएगी, हमारी फिनिश गुड की चीजें कम हो जाएगी। मुझे ये भी बताएं कि हम अभी बिजली के बिलों को रो रहे हैं और लेकिन ये सेक्टर फिर दोबारा बिजली इमारात मांग रहा है, ऐसे वक्त में जबकि 200 यूनिट से कम वालों को भी लाइफ लाइन जो कस्टमर्स होते हैं उनको सब्सिडी देना हुकूमत के लिए मुश्किल हो रही है, IMF से पूछना पड़ रहा है। इनको हम 260 अरब रुपए सिर्फ टेक्सटाइल को दे चुके हैं सब्सिडी की मद में एनर्जी की 2019 से 2022 के दौरान, और उसके एवज ये 1800 अरब के प्रॉफिट जो लेकर आए एक्सपोर्ट्स, उसमें भी प्राइस का इंपैक्ट है, डिवैल्यूएशन का इंपैक्ट है, डिमांड बढ़ने का इंपैक्ट है ग्लोबल, तो इनका कोई खास तरखा उसका नताइज नहीं निकले हैं और फिर मांग रहे हैं। अब ऐसे हालत में मांग रहे हैं जफर फराज साहब, ये कोई बनता है इस वक्त ऐसे हालात? देखिए जनाब, मेरी एक मीटिंग हुई थी 1-to-1 साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से, तो मैंने जब उनसे ये कहा कि आप ओवरसी पाकिस्तानी को कुछ 2-4% दे दें, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि यार आप इन हालात में मांग रहे हो, जो कि मैंने अपने लिए नहीं मांगा था। तो इस वक्त तो हम लोगों को शर्म आनी चाहिए मांगते हुए। हम लोगों को चाहिए कि हम जो अपनी कंट्रीब्यूशन है वो करें और एक्सपोर्ट बढ़ाएं, रेमिटेंस बढ़ाएं, टैक्सेस बढ़ाएं, GDP बढ़ाएं। आप देखिए ना, आपने अगर इनको इतने पैसे दिए हैं 3 बिलियन डॉलर, तो कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी। जैसा आपने फरमाया कि एक्सपोर्ट जो बढ़ी है 2 बिलियन की, लेकिन उसका कोई साइज नहीं बढ़ा, तो उसमें ये नज़र आ रहा है कि ओवर इन्वाइसिंग और अंडर इन्वाइसिंग मौजूद है। तो अगर आप अक्रॉस द बोर्ड अगर आप इसको नेट सेल के ऊपर ले आएं कि जो रेमिटेंस आए उसके ऊपर सब्सिडी दे दें, चाहे 20% दे दें, 30% दे दें, क्योंकि अभी हम जो दे रहे हैं एक्सपोर्टर्स को 30 से 35% दे रहे हैं और पिछले 20 से 25 साल में इनकी कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही है। तो आपने जैसे फरमाया कि जो IT वाले हैं और डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है, लेकिन जो मैंने हारून शरीफ साहब से पूछा था, मैं आप अहमद चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज मुझे, लेकिन बताएं कि सर एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ही इज वो पैटर्न चीफ एप्टेमा के रह गए, अब वो कॉमर्स मिनिस्टर हैं। हारून शरीफ साहब ने कहा ऐसा नहीं होता दुनिया में, अब वो लॉबिंग भी कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री की और जिसके लिए जो उनका बनता है करना, क्योंकि ही हैज बीन द पैटर्न चीफ ऑफ एप्टेमा। तो सर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है और ये अभी तो कर देंगे, बाद में कहीं नया पे केसेस तो नहीं बन रहे होंगे सारे? देखिए मैं आपको इसमें बड़ा क्लियर कट बताता हूँ। पाकिस्तान में हमेशा ये रहा है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब कभी भी नहीं आया। अगर कोई राइट मैन फॉर द राइट जॉब आया है, जो इंडस्ट्री को समझता है, ट्रेड इंडस्ट्री के जो है फ़वाइद को देख सकता है और उसके बारे में अच्छे मशवरे दे सकता है, तो मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है इसमें। हमने हमेशा ऐसे लोगों को जो है वो उन जगहों पर बिठाया है। हम पेट्रोलियम में किसी को बिठा देते हैं जिसका पेट्रोलियम से कभी लेना देना नहीं होता, हम दूसरी ज़रात में इसको बिठा देते हैं जिसका तजर्बा पेट्रोलियम का होता है, ब्ला ब्ला। इनका तो लेना देना है ना सर। देखिए जिनका लेना देना हो उनको ज़रूर जो है, जिनकी क्रेडिबिलिटी है उनको ज़रूर बिठाया जाता है, उनको ज़रूर जो है उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। अभी आए हुए उनको 2 महीने हुए हैं, आप ये कैसे समझ सकते हैं कि जी वो जो है वो बैठ कर जो है वो खुदा ना खास्ता चीज़ों को मैनिपुलेट करेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जब बात आती है, मैं आपकी एक बात से डिसएग्री मैं बताता हूँ, मैं आपकी एक बात से डिसएग्री करता हूँ कि देखिए ये वो टेक्सटाइल सेक्टर वाहिद सेक्टर है पाकिस्तान में कि जिसने अब तक परफॉर्म किया है। शायद हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर परफॉर्म ना किया हो, लेकिन आज भी 2 चीज़ें जो है वो बड़ी क्लियर कट है कि 66% एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल गुड्स है और 67% पाकिस्तान की लेबर जो है वो टेक्सटाइल में लगी हुई है और हमारा GDP के जो कंट्रीब्यूशन है वो भी 70% है टेक्सटाइल का। तो अगर कोई और शोबा आगे नहीं आ रहा तो हमें उस शोबे को अगर हम
मराहत दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ उसमें कोई मुज़ाकरा नहीं ये भी तो सवाल है, लेकिन जहाँ बात रही सब्सिडी की, हमने इतनी मराहत दी किसी और शोबे को जो फिर हम उसका कंपैरिजन करें ना एप्पल्स और ऑरेंजेस का। मैं आपको बताता हूँ, मैं सब्सिडी के फेवर में कभी भी नहीं हूँ। सब्सिडी चाहे टेक्सटाइल सेक्टर हो चाहे किसी सेक्टर हो, गवर्नमेंट को नुकसान करके चीज़ें नहीं बेचनी चाहिए। 10 रुपए की बिजली आती है और आप 5 रुपए की बिजली बेचते हैं तो ये कोई कारोबार नहीं है और गवर्नमेंट को ये काम नहीं करना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड इस सेंस में होना चाहिए कि गवर्नमेंट अपना नुकसान किए बगैर ब्रेक इवन प्राइसेस पे पब्लिक को जो है वो फैसिलिटेट करे। दूसरी इंडस्ट्री की बात आती है कि दूसरी इंडस्ट्री को इस किस्म की मराहत दी गई, तो मैं भाई ये कहता हूँ कि हाँ आईटी इंडस्ट्री की बात करें। आईटी इंडस्ट्री जो है नॉन टैक्सेबल है और कहीं उसकी किसी चीज़ में टैक्स नहीं है। इसी तरह ज़राअत में कहीं टैक्स नहीं आ जाता, इसी तरह दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी हैं। मैं ये कहता हूँ कि तमाम एक्सपोर्ट्स जो है वो प्रिजम्पटिव टैक्स रजीम में है और उन पे जो 0.5% और 0.25% और 1% टैक्स करता है वो करता है, तो ये मराठी तो हैं। अगर कोई इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं कर रही तो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अताब का निशाना नहीं बना सकते। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने जो परफॉर्म किया है वो सबके सामने है। शायद हमारी एक्सपेक्टेशन ना हो लेकिन बेहतर निशाना तो नहीं, अहमद शोरा साहब कहीं भी बात नहीं हो रही, लेकिन ये हो रहा है कि उनको अब मराहत इन हालात के अंदर देना चाहिए या उन मराहत को अगर बेहतर जगह यूटिलाइज कर। हमेशा हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि जी सब्सिडीज देनी नहीं चाहिए। तो मैं इस वक्त आपसे महमूद मौलवी साहब पूछूं कि अगर ये फिर जो पैकेज की बातें हो रही हैं ऐसे हालात में जब IMF मना कर चुका है, वर्ल्ड बैंक लिख रहा है, तो क्या हमें करना क्या चाहिए बतौर रियासत महमूद मौलवी साहब? क्या फौरी तौर पर इसको इनकार हो जाना चाहिए इस पॉलिसी पे या जाना चाहिए किसी मराठी पैकेज की तरफ? महमूद मौलवी साहब। नहीं, मेरे ख्याल से देखें इसके ऊपर देखना बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोगों का रोजगार चल रहा है जी। और देखना यह कि पैकेज में आ क्या है। हम बैठ के देखें, बड़ा आसानी से तनकीद करते हैं, पहले हम ये तो देखें कि वो मराद मिल भी रहा है या कोई चीज पॉलिसी मैटर्स आ रहे हैं। देखिए अगर मराद मिल रहा है और हम सब समझते हैं कि एक खास तबके को या एक खास ग्रुप को मिल रहा है तो उसके ऊपर तो 100% हम ऑब्जेक्शन सब उठाएंगे। मगर अगर एक चीज जो कि माशी हालात को बेहतर करने के लिए, उसकी वजह देखें, अगर आप देखें इंटरेस्ट रेट है, अगर वो इंटरेस्ट रेट सारी इंडस्ट्रीज के लिए कम कर रहे हैं तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है ना, क्योंकि उसकी वजह ये है कि 22% और 24% के ऊपर महमूद साहब जो टारगेट है वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है और ये कहा जा रहा है कि आप ये मराद देंगे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे इतने फीसद से। तो ये तो हम पहले भी आजमान ही चुके, कई बार धोखा खा चुके हैं। रियासत तो कहा गया ये मिलते हैं जाके लोग और फिर बोलते हैं हम ये इतने बढ़ा देंगे, बढ़े आज तक एक्सपोर्ट्स नहीं। ऐसे तो देखें, ये मैं बताऊं, ये कहना कि जी आप ये हमें दे दें, ये बढ़ा देंगे, तो ये तो यही हो रहा है ना, सॉर्ट ऑफ ब्लैक। अभी भी यही हो रहा है। इस किस्म होनी नहीं चाहिए और हर आदमी को इस वक्त जो एक क्राइसिस है और मुल्क में देखना चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं कि एक्सपोर्टर जो है बहुत सारे एक्सपोर्टर्स अंडर इनवॉइसिंग करते हैं, इंपोर्टर्स जो है ओवर इनवॉइसिंग करते हैं। एक्सपोर्टर्स अंडर इनवॉइसिंग करके पैसे बाहर रखते हैं और मेरा एक चीज मेरे समझ में नहीं पड़ रहा है वो कैसे रोक सकते हैं। देखिए एज पर लॉ 3 दिन के अंदर जो रेमिटेंस आती है, ठीक है ना, उसको इनकैश होना चाहिए। ये मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं कि 10 दिन या 15 दिन, 3 दिन से ज्यादा रोक नहीं सकते। ये जो रोका जाता है ये बाहर ही रोका जाता है और बाहर मैं कहूंगा वो लोग ज्यादातर रोकते हैं जिनकी खुद की कंपनियां होती हैं जो दुबई में। देखिए माल जा रहा है अमेरिका में, पैसे आ रहे हैं दुबई से, इन चीजों को चेक करना है ना कि जी माल जा कहाँ रहा है और पेमेंट कहाँ से आ रही है। अगर माल जा रहा है अफ्रीका में तो भैया या तो कॉन्ट्रैक्ट मेरे अफ्रीका से हो, माल अफ्रीका जा रहा है, मेरी पेमेंट आ रही है चाइना से। तो सर इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं ना इसको, मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो सब होता है जुमरे में। तो मैं फराज साहब आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे, ये जो किस तरह से हो रहा है ये ओवर इनवॉइसिंग या रोका जा रहा है पैसा खास तौर पे? सफर फराज साहब। जी मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने पॉइंट आउट की है बात, हम बहुत दफ़ा पॉइंट आउट कर चुके हैं। अच्छा। कि जो रेमिटेंस है वो ओरिजिन जिस मुल्क में जिस कंट्री में एक्सपोर्ट हो रही है या इंपोर्ट हो रही है वहीं से पैसे आने चाहिए और ये कानून और भी है। उसी ये कानून भी है। लेकिन और जो ये पैसे रोकने की बात हो रही है ना 3 दिन, बात ये यहाँ नहीं रोके जाते, पैसे बाहर रोके जाते हैं। अगर उनको उस LC में 90 डेज का टाइम है तो पता लगता 120 डेज पे हो गया। और बहुत सारी ऐसी LCs हैं जो पेमेंट्स आती ही नहीं है, उनके ऊपर जो हमारी एडजुडिकेशन है फॉरेक्स की जो अदालतें हैं वो भी कुछ नहीं कर पाती, वो बहुत से बहुत केस उठा के कोर्ट में चला जाता है और कुछ नहीं होता। ऐसी भी बहुत सारी रेमिटेंसेज हैं जो आई नहीं हैं। तो ये जो कानून में जैसे मैंने आपसे कहा ना, जैसे आपके जो हमारी पॉलिसीज़ में फ्लॉ है
उनको दूर करने की ज़रूरत है। जहाँ पे एक्सपोर्ट जा रही है उसी मुल्क से उसी कंपनी से पैसे आने चाहिए। ये नहीं कि जो डॉक्यूमेंट्स चेंज हो जाएं, BL चेंज हो जाए थ्रू दुबई या थ्रू इस तरह। और इसी वक्त हमारे यहाँ इंपोर्ट में भी ऐसा ही हो रहा है, जो कि हमने डेफर पेमेंट पे किया 365 डेज जो कहलाया, वो भी लोगों ने माल मंगाया से कि चाइना से और LC कुली दुबई से, और वो इस तरह के मामला चले। तो हमको वक्त आ गया है कि इसे सब चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि पॉलिसीज़ को ठीक करें, रिस्ट्रक्चर करें, सब मिल के तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें, लूप होल्स ख़त्म करें, सब्सिडी ख़त्म करें। आपकी जो सब्सिडी है तकरीबन $18 बिलियन पे पहुँच चुकी है, और ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और अब मुल्क इस दोराहे पे खड़ा है कि आपको जो कर्ज़ की जो सूद की अदायगी है वो देने के लिए आपको कर्ज़ लेना पड़ रहा है। इंटरनेशनल जो इदारे हैं, मॉनेटरी फंड्स हैं, ये रेटिंग एजेंसीज़ हैं, वो आपको बार बार वार्न कर रही हैं। तो हमको आंखें बंद करने का वक्त नहीं है और मांगने का टाइम नहीं है। इस वक्त मुल्क को कुछ देने का है। जैसे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनकी टीम लगी हुई है क्रैक डाउन करने। अगर हम लोग अपना काम करते तो हमको क्रैक डाउन करने की ज़रूरत ना पड़ती, या हमारे इदारे। तो इस वक्त हमको चाहिए कि अब मुल्क के लिए सोचें। अब ये सोचें कि सबसे पहले मुल्क है, फिर अवाम है, फिर हम हैं। सही। और हारून शेख साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त कोई मराठी पैकेज कैन वी अफोर्ड दिस, और अगर हो भी तो वो हमें स्टडी के बाद आना चाहिए पॉलिसी, ना कि ये कि हम जैसे माजी में देते रहे बस उठा के दे दें किसी एक सेक्टर को? हारून शेख साहब जी, अगर तो इसको बैकअप किया जा रहा है किसी एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक रिसर्च स्टडी के साथ, तो जहां तक कंपेटिटिवनेस के लिए आपको हेल्प करनी है ताकि आप अपने बाकी कंपेटिटर्स के साथ compete कर सकें, वो उसमें बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन जब हम इनएफिशिएंसी को सब्सिडी देते हैं वो रोकनी चाहिए। लेकिन जो आपका सवाल है, बड़ा इसको देख रहा था डिबेट को, देखिए मेन सवाल हमारा वही है कि ये हमारा जो टेक्सटाइल है, मैं करेक्ट करता जाऊं, किसी साहब ने भी कहा GDP का तकरीबन 8% है हम GDP का ओवरऑल, और ये एक अहम सेक्टर है। लेकिन हमें अब तरजीहात बनानी है कि सारी टेक्सटाइल को देना है, वैल्यू एडेड को देना है, फ्यूचर में हमारा कहां पर मार्जिन है। सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया में वो सबसे ज्यादा कमाती है, चाहे IT सर्विसेज हो, हॉस्पिटैलिटी हो, बैंकिंग हो। तो हमें इसको अब डाइवर्सिफाई करना है, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा। लेकिन पॉलिसी की लोगों ने बहुत बात की, लेट मी आस्क कि पॉलिसी है किधर? ये हमारे सारे इनिशिएटिव्स हैं। हमें एक बड़ी व्हाइट पेपर लिखना है कि पाकिस्तान ने अगर आगे जाना है तो एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। वो पॉलिसी के तहत फिर हम उसको इंश्योर करें, चाहे SIFC करे या जो भी करे, ताकि हम उस तरफ बढ़ते जाएं। लेकिन वो पॉलिसी एक्सपर्ट्स बनाएं, एविडेंस की बेस पे बनाएं, गुड प्रैक्टिसेस को देख के बनाएं, बांग्लादेश की टेक्सटाइल को देखकर बनाएं, जैसे भी करें, लेकिन एक अच्छी पॉलिसी पे कंसेंसस बिल्ड करें। और चोरी रोकने के लिए रेगुलेटरी इदारों का किरदार बहुत कलीदी है। वहां पर प्रोफेशनल लगाएं और अबव द बोर्ड लगाएं जहां पर कोलूजन ना हो सके। अब ये चीजें जब हम करेंगे तो चीज आगे बढ़ेगी। अदरवाइज तो देखिए ना, जिसने पैसा बनाना है उसको अगर मुफ्त का मिल रहा है वो ना तो नहीं करेगा। Exactly. लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इस पे ब्लेम करना अभी हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन पहले एक इसकी इवैल्यूएशन तो करवाएं सफान साहब, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन बताएगी कि इसके अंदर असल सूरत हाल क्या है। मैं भी कमेंट कर सकता, कोई और भी नहीं, क्योंकि ये हम हियर से पे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स उसको इवैल्यूएट करते, महीना डेढ़ में हो जाएगी। आप उसके ऊपर डिबेट करें, फिर अपने एक्शंस को। केयर टेकर का मुझे नहीं समझ आता कि वो तो ऐसे सब्सटेंटिव एक्शन उनको लेने नहीं चाहिए, उनको रिकमेंडेशंस बनानी चाहिए अगली हुकूमत के लिए, ताकि उसको देखभाल के फैसला कर सके। ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा हारून शेख साहब आपका, महमूद मौलवी साहब, अहमद शनाया साहब, राजा साहब, आपने आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना इनपुट दिया इस अहम तरीन मामले के ऊपर कि क्या पाकिस्तान में सनतों को एक और मराठी पैकेज खासतौर पर टेक्सटाइल को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आफ्टर दिस ब्रेक वील समराइज दिस, हमारे साथ रहिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।